आप सबका स्वागत है बैंक से चैनल पर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं 11 और फिर 12 सितंबर का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो मैं पढ़ा देता हूँ आपको 11 तारीख का, बाकी 12 तारीख जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला तो आ रहा है इंडिया का पहला बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी आसाम में बनाया गया है। इसको लॉन्च किया गया है बाई इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड के द्वारा, जो कि एक तरह नवरत्ना PSU है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर आती है। इन्होंने जो ये प्लांट बनाया है, ये बनाया गया है असम बायोटेक बायो इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड के लिए, और इसके लिए जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड किया गया है वो फिनलैंड की एक कंपनी के द्वारा किया गया है। बाकी आप यहाँ से PDF के थ्रू पढ़ सकते हो। बाकी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर मैं बताता हूँ। बाकी ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये थोड़ा सा मेरे से यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आना चाहिए था मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी सही है, लेकिन इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन भी आना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको न्यूज़ मिलेगा वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से मिलने वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने लॉन्च किया UPU इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट। ये एक तरह का प्रोजेक्ट है जो कि एक तरह का क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस देने का काम करेंगे। कहाँ पे? दुबई में ये क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस देने के लिए बनाया गया है। अगर इसके बारे में पढ़े तो ये आपको मिलेगा कि जो UPU है, इसका मतलब क्या हुआ? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जैसे नाम से ही काम पता लगता है, तो ये क्या करेगा कि ये जो है डिफरेंट डिफरेंट जो पोस्टल सर्विस है, जैसे इंडियन पोस्ट सर्विस है, उसको डिफरेंट जितने भी पोस्ट सर्विस रहेंगे, दुबई का पोस्ट सर्विस रहेगा, कई दूसरे का पोस्ट सर्विस, उसके साथ लिंक करने का काम रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, इसमें आपको पता होगा UPI में एक बेनिफिट मिल जाता है कि लो कॉस्ट रहता है, ठीक है। तो यही बेनिफिट उठाया जा रहा है जहाँ पे लो कॉस्ट रेमिटेंस भेजा जा सकता है। अब रेमिटेंस का मतलब क्या हुआ? जब भी हमारे इंडिया से कोई बाहर देश जाता है और बाहर देश से वापस जब पैसे हमारे इंडिया में भेजता है तो उसको बोला जाता है रेमिटेंस। तो ये जो है चीज़ बाहर देश में जाके जो है UPI के थ्रू भी जो है भेजा जा सके, उसी के लिए जो है ये स्टेप लिया गया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के साथ आती है। उसके साथ NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, और उसके साथ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो कि स्विट्जरलैंड बेस्ड है, ठीक है। तो ये तीनों ने मिलकर जो है इसको डेवलप किया, इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया। इसके अंतर्गत इंडिया ने बोला कि इंडिया जो है 10 मिलियन जो है खर्चा करने वाला है, और बाकी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। बाकी हम इसका पूरा प्रोसेस समझते कैसे जो चीज़ें रहने वाली है। मान लेते कोई एक सेंडर है, सेंडर ने जो है उसको पहले विजिट करना पड़ेगा जो इंडियन पोस्ट दुबई है, वहाँ पे जाके उधर विजिट करने के बाद उसके बाद वो जो है UPI के थ्रू पेमेंट करेगा, जितना भी उसको रेमिटेंस भेजना है उसको UPI के थ्रू पेमेंट करेगा। वो मोस्टली किस में रहेगा? जो दुबई का जो आपको मिलेगा, मान सकते हो जो उधर करेंसी रहेंगी उसमें। उसके बाद उस करेंसी को चेंज करने का काम इसका रहने वाला है, UPU का रहने वाला है। और वो चेंज करके, करेंसी चेंज करके, और जो भी पोस्टल एब्रॉड में है उसको कनेक्ट करते हुए जो है ये पैसे भेजे जाएंगे जो रिसिप्ट है उसके पास, ठीक है। तो इसके बाद जो है प्रॉपर उसके बाद रेमिटेंस पहुंच जाएगा। सॉरी। तो इसके अंतर्गत आप पोस्ट ऑफिस, आप इंडियन पोस्ट भी ले सकते हो या डिफरेंट जो भी दुबई में पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ से पैसे भेजे जा सकते हैं, अगर इन्होंने लिंक करके रखा होगा तो, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा होगा, इसकी अनाउंसमेंट अभी 28 यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस हो रहा था वहाँ पे की गई है। इसके बारे में थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं। इसको जो है चेयर करता है खुद UPU जो है चेयर करता है, जो कि इसका सुप्रीम बॉडी है। और इसकी जो थीम है वो आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लीडिंग चेंज क्रिएटिंग द फ्यूचर। ये थीम जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ध्यान देते हुए चलना इस इवेंट में, ठीक है। क्योंकि देखा जाए तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसे कि आपके लिए न्यूज़ तो ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये प्रोजेक्ट हो कहाँ पे रहा था? यहाँ पे हो रहा था, जो ये इवेंट था 28 यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस के यहाँ पे हो रहा था। तो इसका जो है आपको थीम इनडायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, तो यहाँ पे इसलिए आपको ये सारी चीज़ें जो है ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। तो इंडियन आर्मी ने जो है लॉन्च किया ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन राहत के बारे में मैं बताऊं तो आपको पता होगा उत्तराखंड, फिर उसके साथ पंजाब, उसके साथ हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, और थोड़ा बहुत उत्तराखंड के साइड में भी जो है फ्लड का सिचुएशन बना हुआ था। तो उसको रोकने के लिए, अभी भी बना ही हुआ है वैसे, तो उसको रोकने के लिए जो है, या तो बचाव करने के लिए जो है इंडियन आर्मी के द्वारा ऑपरेशन राहत लॉन्च किया गया है। इसमें आपको मिलेगा कि इंडियन आर्मी का जो वेस्टर्न कमांड है वो एक्शन में था, ठीक है। तो ये जो वेस्टर्न कमांड है ये भी आपको याद रखते हुए चलना है। इंडियन आर्मी का कौन? वेस्टर्न कमांड जो है, इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था। इसके अंदर आपको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मिलने वाला है इंडियन आर्मी के साथ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके साथ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, सब मिलके जो है इस इनिशिएटिव को ले रहे थे, ठीक है। ऑपरेशन राहत तो इंडियन आर्मी के द्वारा कराया गया था, लेकिन इंडियन आर्मी ने भी फिर बाकी जो
भी ऑर्गेनाइजेशन है जो मोस्टली डिजास्टर के लिए फाइट करते हैं, उनके साथ पार्टनर करके इसको जो है कामयाब किया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि साउथ इंडियन बैंक ने लॉन्च किया है डिजिटल लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड। अब आपको जो है म्यूचुअल फंड आपके पास होगा, कितना म्यूचुअल फंड वो भी याद रखना, 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा, तब जो है आपको जो है डिजिटल लोन मिल सकता है, जहाँ पे आपको पेपरलेस लोन मिलेगा। ठीक है, तो डिजिटल लोन मिलेगा और इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो याद रखना है आपको। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना है, 18 से लेकर 75 ईयर्स तक कोई पर्सन है वो ले सकता है, और जो भी लोन का इंटरेस्ट रहेगा वो अराउंड 9.33% तक रहने वाला है। इसके लिए 2 जो है म्यूचुअल फंड एलिजिबल है वो भी याद रखना, एक है इक्विटी म्यूचुअल फंड, ठीक है, एक इक्विटी म्यूचुअल फंड और एक डेब्ट म्यूचुअल फंड, ये दोनों के दोनों जो है एलिजिबल है। अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें कि जो भी वैल्यू रहेगी, मान लेते हैं 1 लाख रुपए की वैल्यू है, तो 1 लाख रुपए की वैल्यू है तो उसका जो है 50% दिया जाएगा इक्विटी म्यूचुअल फंड में, और अप टू 50% दिया जाएगा, मतलब 50,000 रुपये दिए जाएंगे यहाँ पे। और अगर डेप्ट के बारे में बात करें, डेप्ट म्यूचुअल फंड हुआ तो उस केस में जो है 70% तक दिया जाएगा, मतलब 1 लाख हुआ तो 70,000 तक दिया जा सकता है, अप टू बोला गया, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, इधर आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि साउथ इंडियन बैंक ने पार्टनर किया था नियो फाइनेंस सर्विस के साथ। ठीक है, ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का इनका डिजिटल प्लेटफॉर्म रहने वाला है, धन LAP प्लेटफॉर्म के द्वारा जो है ये जो है इम्प्लीमेंट होने वाला है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये बहुत ज़्यादा, और जितना ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है मैंने उतना सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको देख के रखा हुआ है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट में बढ़ते हैं लाइसेंस की तरफ। लाइसेंस में आपको मिलेगा वियोना फिनटेक, इनका एक प्रोडक्ट है, उसका नाम मिलेगा आपको ग्राम पे। ठीक है, तो इसको अभी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लाइसेंस मिल चुका है बाय NPCI। अब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लाइसेंस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अब ये जो है, जो ये वियोना पे है या तो ग्रामीण पे भी मान सकते हो, ये वियोना पे अलग है, ठीक है, और ये ग्राम पे अलग है। न्यूज़ में जो आया है कि ग्राम पे के लिए अलाउ किया गया है, जो कि इंडिकेट कर सकता है डिफरेंट UPIs को, जैसे कि डिफरेंट UPIs को, जैसे कि थर्ड पार्टी UPIs को, जैसे कि गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, फ़ोन पे हो गया। ठीक है, उसके साथ जो बैंक का खुद का जो रहता है, जैसे कि ICICI बैंक का आई मोबाइल ऐप है, तो वो सब के साथ जो है इंडिकेट किया जा सकता है आफ्टर दिस लाइसेंस। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना है आपको, ग्राम पे याद रखना है, उसके साथ थर्ड पार्टी लाइसेंस दिया है किसको, वियोना फिनटेक को। वियोना फिनटेक मोस्टली फोकस करती है, इनका काम रहता है कि जो पेमेंट है वो करने का, इसके साथ जो प्रोडक्ट है, पेमेंट मतलब डिजिटल जो पेमेंट है वो करने का, इसके साथ प्रोडक्ट जो है इनका बेचने का काम रहता है। ठीक है, और जो एक ग्राम पे दिख रहा है ये मोस्टली फोकस करता है फार्मर्स को, कि फार्मर्स को कनेक्ट करता है विद द बायर। जैसे मान सकते हो कि इनाम पोर्टल है, ठीक है, इनाम पोर्टल है, उसे कुछ मान सकते हो कि जो फार्मर्स है उनको जो है बायर के साथ कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, इसके साथ क्या क्या फ़ायदा होगा, फेयर प्राइस, फास्टर पेमेंट और UPI का एक्सेस भी मिल पाएगा आफ्टर दिस इम्प्लीमेंटेशन। अब एक चीज़ ध्यान देना कि जब पेमेंट एग्रीगेटर बनते हैं वहाँ पे आपको जो है पेमेंट करने का ऑप्शन मिलता है। अगर बात करें पेमेंट एग्रीगेटर कौन है, रेजर पे है। ठीक है, रेजर पे में आप जो है सीधे सीधे जाके वहाँ पे डेबिट कार्ड ये सब पेमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर ये जो थर्ड पार्टी पेमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, आपने देखा होगा कि जो आपका मोबाइल ऐप है कभी कभी न कभी आपको जो है दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे कि आप पेमेंट करने जाओगे तो आपको गूगल पे में ट्रांसफ़र कर देगा, उसका जब पे जैसे पिन दबाओगे तो वापस से आपके यहाँ पे आ जाता है ना, अकाउंट में आ जाता है, सॉरी जो ऐप है वहाँ पे आ जाता है। तो ये प्रोसेस को बोला जाता है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर। जो भी ग्राम पे यूज़ करेंगे वो पहले तो वेबसाइट में पे करेंगे, पे जैसे क्लिक करेंगे वैसे ही वो चले जाएंगे गूगल पे में, या तो जो भी पेमेंट एग्रीगेटर वो सेलेक्ट किए होंगे। उसके बाद जैसी पेमेंट कन्फर्मेशन होगा वो वापस से कन्फर्मेशन होने के लिए उसी वेबसाइट में वापस आ जाएंगे, मतलब जो वियोना फिनटेक वेबसाइट है यहाँ पे वापस आ जाएंगे। ये पूरा का पूरा प्रोसेस रहता है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर का। ठीक है, छोटा सा न्यूज़ था बट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट चलते हैं, अवार्ड की ओर बढ़ते हैं। तो 82 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा था इटली में, जहाँ पे अन्नपूर्णा रॉय को अवार्ड दिया गया है इंडिया की तरफ से। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इसके साथ और भी अवार्ड्स दिए गए बट इंपॉर्टेंट इनका नाम है, ये आप देख सकते हो, ये है अन्नपूर्णा रॉय। इनके बारे में बात करें तो इनको अवार्ड दिया गया बेस्ट डायरेक्टर का। किसके लिए दिया गया है, बेस्ट डायरेक्टर का इनको अवार्ड दिया गया है। इनकी एक फिल्म थी सॉन्ग ऑफ फॉरगॉटन ट्री, तो ये फिल्म की वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो फिल्म का नाम याद रखना है, पर्सन का नाम याद रखना है, क्या है ये डायरेक्टर है ये भी याद रखना है। और ये पहली फिल्म है जो कि बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी में जो
इस सेक्शन में दिया गया है, ठीक है। तो इस सेक्शन पे आपको याद रखते हुए चलना है। किसने प्रेजेंट किया था ये अवार्ड? ये अवार्ड प्रेजेंट किया था अनुराग कश्यप ने। अनुराग कश्यप के बारे में पता होगा, तो इन्होंने जो है इसको प्रेजेंट किया गया था, तो इनका नाम भी थोड़ा बहुत याद रख लेना। वैसे यहाँ से पूछने का चांस बहुत कम है, लेकिन पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है आपको। उसके साथ कुछ और भी फिल्म्स, जैसे बेस्ट फिल्म जो है वो दिया गया था गोल्डन लायन को। गोल्डन लायन को यहाँ पे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था, जो कि फादर मदर सिस्टर ब्रदर, ऐसा कुछ जो है ये प्रॉपर फिल्म का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे यूएसए का कोई एक पर्सन है, उसको दिया गया था। ये पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं पूछा जा सकता, बट ये जो है थोड़ा लेसमेंट में आता है। इंपॉर्टेंट जो है हमको इनका नाम याद रखना है। इसके साथ ये क्या है, ये डायरेक्टर है, कौन सी फिल्म जो है इन्होंने बनाई है जिसके लिए अवार्ड दिया गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इमेज जो बढ़ता है। 18th इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड हो रहा था, जिसमें आपको मिलेगा कि आर गुप्ता, ठीक है, रया नश गुप्ता जो है इंडिया से आते हैं, लुधियाना पंजाब से, इनको ये अवार्ड दिया गया है। अब ओलंपियाड तो आपने भी बचपन में डेफिनेटली दिया होगा, तो ये वही ओलंपियाड है। ये साइंस ओलंपियाड जो आपको मिलेगा चाइना में हो रहा था, वहाँ पे इनको गोल्ड मिला है। इसके साथ बहुत लोगों को इसमें जो है प्रेजेंट किया गया है, बट इंपॉर्टेंट जो गोल्ड पूछा जाता है एग्जाम में, तो वही आपको याद रखते हुए चलना है, ठीक है। एक तरह कॉम्पिटिशन होता है क्लास 9 से लेकर 12 तक, ये तो आपको पता होगा, एनुअली हर साल जो ये कंपटीशन होता है। तो इस बार चाइना में हो रहा था, और पहले आपको पता हो स्कूल लेवल पे जो है इसको कराया जाता है, बाद में फिर इंटरनेशनल लेवल पे कराया जाता है, तो वो अभी चाइना में हो रहा था। कुछ अपॉइंटमेंट्स, और यहाँ पे मैं बात करूँ तो अपॉइंटमेंट से कुछ ज़्यादा इतना पढ़ाने लायक है नहीं, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो, या तो जो PDF आपको दे के रखा है वहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ इतना लायक पढ़ाने लायक कुछ है नहीं। मैं नहीं चाह रहा कि आपका टाइम वेस्ट हो, मैं वापस से वही चीज़ बताऊँगा जो ऑलरेडी लिखा पड़ा है, तो कोई मतलब नहीं बनता। अगर कुछ समझाने लायक होगा तो इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं MUN कोलैब के ऊपर पढ़ते हैं। तो इसमें आपको मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च किया है पार्टनर किया है मेंटर टुगेदर के साथ। मेंटर टुगेदर एक तरह का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और दूसरा आपको मिलेगा क्विकर के साथ भी पार्टनरशिप की गई है। अब मेंटर टुडे जो है एक तरह का क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो मोस्टली मेंटरशिप देने का काम करती है। तो ये किसको मेंटरशिप देने वाली है अंडर दिस MU? ये जो है रूरल और जो अंडर सर्व यूथ है उसको जो है मेंटरशिप देने का काम करेंगी। और क्विकर का क्या काम होगा? क्विकर का काम होगा कि जो जॉब लिस्टिंग है वो करने का नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर। तो नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर जो है जॉब लिस्टिंग करने का काम क्विकर का रहेगा। बाकी जो है मेंटरशिप टुगेदर का काम रहेगा मेंटरशिप देना बच्चों को, जो भी यूथ है, जो रूरल या अंडर सर्व यूथ है उनको, ठीक है। तो बस इतना ही न्यूज़ है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ ज़्यादा है नहीं। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट आ रहा है, इंडिया गवर्नमेंट ने पार्टनर किया है इजराइल गवर्नमेंट के साथ, और एक तरह का बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन किया गया है। इंडिया की तरफ से निर्मला सीतारमण जी जो है रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये चीज़ ध्यान देना है आपको। क्या काम करने वाला है? इसके अंतर्गत बायलैटरल इन्वेस्टमेंट होंगी, ट्रेड एंड कॉपरेशन होगा इन इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल रेगुलेशंस, ये सारी चीज़ें होने वाली है। टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 800 बिलियन के आसपास होने वाला है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ये जो एग्जैक्ट वैल्यू देकर रखा है ये याद रखते हुए चलना, ठीक है। और ये जो मोस्टली एक तरह का बायलैटरल एग्रीमेंट है, और इसके अंतर्गत जो चीज़ें होंगी उसके बाद जो है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो सकता है, जहाँ पे कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी ये सब ना लगे। पर अभी के टाइम पे एक बायलैटरल ट्रेड हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ कुछ सामान में जो है इंपोर्ट ड्यूटी ये सब नहीं लगेंगी। इसके साथ ही जो इन्वेस्टमेंट है वो भी दोनों कंट्री में बूस्ट होगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स याद रखते चलना। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का होगा, ये पॉइंट भी याद रखना। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है क्योंकि एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इसका जो नेक्स्ट स्टेप आपको क्या पता कुछ महीने बाद दिखे कि अब इंडिया और इजराइल जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रही है, क्योंकि इसके बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही होता है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। नेक्स्ट चलते हैं स्पोर्ट्स की न्यूज़ के ऊपर। तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि इंडिया होस्ट करने वाला है 28 ITTF एशियन टेबल टेनिस जो टीम चैंपियनशिप है, ये होस्ट होगा उड़ीसा कलिंग स्टेडियम में, ठीक है। तो इसके अंदर जो टॉप 13 प्लेयर होंगे वो क्वालिफाई भी हो जाएंगे 2026 का वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप के लिए। ये वाला पॉइंट भी आपको याद चलना है कि ये जो भी यहाँ पे टॉप 13 वाले टीम्स रहेंगे वो सीधे सीधे क्वालिफाई हो जाएंगे वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप के लिए, जो 2026 में होने वाला है TT का, ठीक है। तो इससे पहले के बारे में बात करें तो कलिकुत में ये गेम हो रहा था। अब ये फर्स्ट एवर गेम है जो कि उड़ीसा में हो रहा है सिंस 2019 के बाद। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ से कुछ पूछने चांसेस बहुत कम है। नेक्स्ट चलता है टूर्नामेंट के ऊपर बढ़ते हैं। टूर्नामेंट में आपको मिलेगा
कि सेकेंड एडिशन ऑफ सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन नेशनल गेम्स हो रहा था, जिसमें उर्वेस्तान आपको विनर मिलने वाला है। ये किसके लिए खेला जाता है, ये आपको पूछा जाता है कि काफ़ा मान सकते हो, काफ़ा किसके लिए खेला जाता है, फुटबॉल के लिए खेला जाता है, ये चीज़ ध्यान देना। और इसके अंदर का टोटल 8 टीम्स होती है, 6 तो आपको जो CAPA टीम है वो मिलेंगी, 2 आपको दूसरी टीम मिलेगी जो कि इन्वाइटेड था, उसमें से आपको इंडिया मिलने वाला है। इंडिया और ओमान को इन्वाइट किया गया था, बाकी 6 टीम्स जो थे इनके ही मेंबर थे, ठीक है। तो इसमें आपको अफगानिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और फिर उज़्बेकिस्तान, ये सारे मिलने वाले हैं। तो विनर कौन था, उज़्बेकिस्तान था, और रनअप था ईरान, ठीक है। और इंडिया को जो है ब्रॉन्ज मिला था, इंडिया जो है 3rd नंबर पे आया था, ठीक है। तो बस इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट एवर जो है इंडिया जो है क्लब में जो है अपीयर हुआ है, तो इसका जो कैप्टन का नाम है वो भी आपको थोड़ा बहुत याद रखते हुए चलना है, ठीक है। गुरप्रीत सिंह सिद्धू जो है इसके जो है आपको मिलने वाले हैं एज अ कैप्टन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है ग्रांड स्विस 2025 का गेम हो रहा था, ये उज़्बेकिस्तान में ही हो रहा था। ये जो है इंडिया के प्लेयर नहीं है वैसे तो, आयुष्मान मिश्रा आपको जैसे दिख रहे होंगे, ये इंडिया का नाम लग रहा हो, बट इंडिया की तरफ से नहीं आते, यूएस की तरफ से आते हैं। इन्होंने जो है आपको पता होगा डी गुकेश के बारे में, ठीक है। आई थिंक ये डी गुकेश नहीं है, डी गुकेश ही है, सॉरी डी गुकेश है, शक्ल से समझ नहीं आ रहा था, तो ये डी गुकेश है। तो डी गुकेश को जो है इन्होंने हरा दिया है और ये बन गए यंगेस्ट GM जिन्होंने डिफीट किया वर्ल्ड चैम्पियनशिप को, ठीक है। जो वर्ल्ड चैम्पियन जो ऑलरेडी है उसको डिफीट किया है, वो आपको याद रखना, ये आयुष्मान मिश्रा। आयुष्मान मिश्रा कहाँ से आते हैं, आपको मिलेंगे ये यंगेस्ट है, ये USA से आता है, ठीक है। इंडिया ओरिजिन है लेकिन ये USA से आते हैं। यहाँ पे मुझे आई थिंक यहाँ पे ऐड करना चाहिए था ये पॉइंट, ठीक है। मैं आपको PDF में अपडेट करके इसको दे दूँगा। वैसे कल तो अपलोड हो गया था, पर मैं वापस से इसको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं 12 तारीख का करंट अफेयर्स के बारे में। 12 तारीख का करंट अफेयर्स कवर करते हैं हम। यहाँ पे आपको बहुत सारी न्यूज़ मिलने वाला है जो कि इंपॉर्टेंट है, और विदाउट वेस्टिंग टाइम नेशनल के ऊपर ही पहले लेके चलता हूँ आपको। तो पहला न्यूज़ मिलेगा आपको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से। इन्होंने लॉन्च किया है आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसे नाम से काम पता लगता है, तो ये क्या है, संस्कृत के लिए बनाया जाएगा, ठीक है, और संस्कृत सीखने के लिए बनाया जाएगा, या तो संस्कृत को जो है बढ़ावा देने के लिए जो है बनाया जाएगा। और ये क्या है, एक तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अभी के टाइम पे इसका बीटा वर्जन लॉन्च किया गया है, और इसके अंतर्गत आपको दिखेगा टोटल 3 पिलर, ठीक है। 3 पिलर कौन कौन से, एक तो आपको मिलेगा आदि विश्वविद्यालय, ये एक तरह का डिजिटल ट्राइबल आर्ट एकेडमी रहने वाला है, जिसके अंतर्गत टोटल 45 कोर्सेज मिलेंगे, जिसमें आपको डांस, म्यूज़िक, पेंटिंग, क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। दूसरी मिलेंगी आदि संपदा, ये एक तरह का सोशियो कल्चरल रिपोजिटरी रहने वाली है, जो भी ट्राइबल कल्चर है उसको प्रिजर्व करने का काम करेगा, जिसके अंतर्गत 5000 प्लस जो है आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे अक्रॉस 5 थीम्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ की फीचर्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आपको बस ये पता होना चाहिए पिलर क्या है, इसका पर्पस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आदि हत लॉन्च किया। आदि हत क्या है, एक तरह का मार्केट प्लेस है, मार्केट प्लेस है, जिसके अंतर्गत आपको ट्राइफाइड जो है वो आपको जुड़ा हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ट्राइफाइड के साथ जोड़ के जो है इसको बनाया जा रहा है, मार्केट प्लेस, जो कि ट्राइबल अपना जो भी सामान है वो बेच पाए ऑनलाइन, उसके लिए इसको लॉन्च किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि जो स्टेट ट्राइबल रिसर्च है इंस्टीट्यूट है, इनके साथ भी जो है पार्टनर करके कुछ चीज़ें की जा रही है, ये सारी चीज़ें की जा रही है। नेक्स्ट आ रहा है फ़ोनपे लिमिटेड ने पार्टनर किया है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, सिडबी के साथ। तो सिडबी के बारे में बात करें तो ये एक तरह की क्या है, MSME को सपोर्ट करने के लिए बैंक बनाया गया था, और इनका ये क्या कर रही है, डिजिटल फर्स्ट उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है करने का काम करेगी, ठीक है। उद्यम रजिस्ट्रेशन किया जाता है MSME या तो जो छोटे जो एंटरप्राइज रहते हैं उनके लिए, कि उनको जो है लीगली रिकॉग्नाइज किया जाए, उसके लॉन्च किया जाता है, ठीक है। तो उद्यम के बारे में बात करें तो अभी उद्यम जो है आप फ़ोन पे के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। अब तक क्या था, उद्यम का वेबसाइट था सिर्फ, ठीक है। क्योंकि मैंने उद्यम यूज़ किया गया है, क्योंकि मैं भी अभी कंपनी एक रन कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि उद्यम में जो है एक वेबसाइट में आपको जाना पड़ता है, उसके बाद आप जो है रजिस्टर कर सकते हो। इनका ऐप भी है बट इतना अच्छे से नहीं चल पाता, ठीक है। लेकिन अब बात करें तो अब फ़ोनपे के थ्रू भी जो है आप उद्यम यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ कहना है फ़ोनपे और फिर सिडबी के द्वारा, ठीक है। बाकी आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ये
जो है उद्गम रजिस्ट्रेशन किया जाएगा फॉर द इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइज के लिए, और ये फुली डिजिटल होने वाला है। आपको फ़ोन पे ऐप यूज़ करना है और आप जो है इसका बेनिफिट ले सकते हो। आप मतलब जो भी बिजनेस करने वाले हैं वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कुछ लॉन्चेस हैं जो कि आपको पहला मिलेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा का BOB एस्पायर NRE मतलब नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल अकाउंट जो खोलते हैं उनके लिए ये बनाया गया है। ठीक है, इनका जो भी पैसा है वो इंडियन रुपीज़ में रहता है, ये पॉइंट याद रखते चलो। तो ये क्या करेंगे, ये जो है फ्यूचर NRIs के लिए लॉन्च किया गया है। फ्यूचर NRIs का मतलब क्या हुआ, ये अपना अकाउंट पहले तो बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया में खोलेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया में खोलेंगे। उसके बाद इनको पासपोर्ट जो है वो मिलेगा। उसके बाद पासपोर्ट मिलने के बाद ये जो है फॉरेन चले जाएंगे, मान लेते हैं USA चले गए। ठीक है, उसके बाद अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो बैंक ऑफ बड़ौदा को दे देंगे। जब इन्होंने इंडिया में अकाउंट खोला था तब उस समय उनका अकाउंट था इनएक्टिव। उसके बाद जैसे ही इन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट किया कि मैं जो है अब NRI बन चुका हूँ, उस केस में इनका जो भी अकाउंट जो इनएक्टिवेट था वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है पूरा का पूरा सिचुएशन, ये पूरा का पूरा अकाउंट का जो है डिटेल मिलने वाला है आपको। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, एक तो आपको जो भी पर्सन रहेंगे उनको ओवरसीज एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, उसके साथ जो है पासपोर्ट कॉपी ऑफ इमिग्रेशन स्टैम्प के साथ जो है देना पड़ेगा। तो ये 2 चीज़ देने के बाद जो इनका इनएक्टिवेट अकाउंट रहेगा जो इंडिया में ओपन किया गया था वो जो है एक्टिवेट हो जाएगा। पहले के 2 क्वार्टर में कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, मिनिमम बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 3rd क्वार्टर से जो है 10,000 रुपये करके जो है क्वार्टरली एवरेज मिनिमम बैलेंस भी रखना पड़ेगा, ऐसा कुछ कहना है BOB का। नेक्स्ट एक और BOB का न्यूज़ है, उसको भी ख़त्म कर लेते हैं यहीं पे। तो इसमें आपको मिलेगा कि BOB MSE स्पाइस स्कीम के अंतर्गत कुछ चीज़ें की गई है। ठीक है, MSE का मतलब क्या हुआ, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज जो रहते हैं, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज, इनके लिए ये स्टेप उठाया गया है कि ये ग्रीन और सस्टेनेबल प्रैक्टिस कर पाए उसके लिए। ठीक है, तो इसमें BOB और फिर SIDBI के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसको भी सेम ही है, BOB और SIDBI ने लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत आपको जो मिलेगा कि 25% कैपिटल सब्सिडी दी जाएंगी फॉर MSME को जो है 25% जो है सब्सिडी के तौर पे दिया जाएगा। इसके साथ कोलैटरल लोन फ्री भी है, इसके अंदर कुछ भी कोलैटरल देना नहीं है, जो कि क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर MSME के अंतर्गत MSE के अंतर्गत जो दी जाती है। और इसके अंदर आपको पता हुआ 4 लाख रुपए तक जो है कुछ भी कोलैटरल देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो 4 लाख तक कोई भी अगर पर्सन लोन ले रहा होगा तो उसको कोलैटरल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मोस्टली लॉन्च किया गया है कि जो सस्टेनेबल प्रैक्टिस है MSE के अंतर्गत हो पाए उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड ने जो है अलायंस यूरोप के साथ पार्टनर किया है और दोनों मिलके जो है एक अलायंस जियो री इंश्योरेंस लिमिटेड लॉन्च किया गया है। इनका काम रहेगा मोस्टली डोमेस्टिक री इंश्योरेंस करने का, और इसमें जो जॉइंट वेंचर मिलेगा 50-50% मिलेगा, मतलब रिलायंस का 50% मिलेगा और अलायंस का 50% मिलने वाला है। इनको जो सर्टिफिकेट दिया गया है वो RIDI के द्वारा दिया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा इनको सर्टिफिकेट दिया गया है। टोटल इन्वेस्टमेंट ये जो है करने वाले हैं 2.5 लाख रुपये। ठीक है, 2.5 लाख रुपये जो है इन्वेस्ट करने वाले हैं। मोस्टली इनका काम क्या रहेगा, री इंश्योर करने का, ये याद रखना। ठीक है, री इंश्योर का मतलब क्या हुआ कि आपने कहीं से लोन लिया, ठीक है, आप वो लोन चुका नहीं पाए, उसके बदले आप एक और लोन जब ले रहे होते हो तो उस केस को बोला जा सकता है री इंश्योर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि आपको मिलेगा सेबी की तरफ से आ रहा है। सेबी ने एक नया रूल निकाला है जिसके अंतर्गत बोला है कि जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं रियल इस्टेट में, जो भी रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए कुछ नया रूल लाया गया। एक मिनट पानी पिला दूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी। ठीक है, मेरे को अभी बताया गया है, सही है। चलो, ये री इंश्योर जो है लोन के लिए नहीं रहता, री इंश्योरेंस इसका नाम क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी को जो है इंश्योरेंस देने का काम करता है। मान लेते हैं कोई एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, तो इसने जो है मान लेते हैं कि किसी फैक्ट्री को 100 करोड़ रुपये दे के रखा है एज अ इंश्योरेंस। अब वो फैक्ट्री
चलेगी कि नहीं चलेगी कि नहीं, इसी कंपनी को डाउट है, जो इंश्योरेंस देकर रखी है इसी को डाउट है कि ये कंपनी चलेगी कि नहीं। तो उस केस में क्या करते हैं, ये इंश्योरेंस कंपनी एक दूसरी कंपनी से जो है इंश्योरेंस ले लेती है इस फैक्ट्री का, तो उसको बोला जाता है री इंश्योर, ठीक है, री इंश्योरेंस। तो ये जो है एक तरह से क्या है रहने वाला, ये जो जॉइंट वेंचर की गई है ये एक तरह का डोमेस्टिक री इंश्योरेंस रहने वाला है, ठीक है। मैं ये कुछ और वर्ड के साथ जो है इसको वो कर मतलब कोलैब कर लिया, तो इसलिए गलती हो गई। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम तो पहले ये दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्या है ये इन आईटी और फिर रियलटेल वाला, ठीक है। तो इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, बाकी हम बाद में ख़त्म करते हैं चीज़ों को। एक्चुअली मुझे ये वाला न्यूज़ आपको एक काम करता हूँ, मैं इसको आपको शॉर्ट्स में बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा समझाने लायक न्यूज़ है और ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो इसको मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू समझा दूंगा, बेटर रहेगा। नेक्स्ट अवार्ड के बारे में बात करें तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 जो है, इसमें आपको विनर मिलने वाला इंदौर। ये तो मैं लास्ट में आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसमें आपको इंदौर मिलने वाला है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया ये अवार्ड। इसमें इंदौर के बारे में बात करें तो इंदौर ने टॉप मारा है, जो भी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है उसमें, जो भी पॉपुलेशन 3 से लेकर 10 लाख तक है उसमें आपको एमपी का अमरावती मिलने वाला है, और उसके जो पॉपुलेशन 3 लाख से कम है उसमें देवास मिलेगा, जो कि एमपी में है। मतलब तीनों के तीनों जो भी सिटीज़ है वो एमपी में ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स है वो इंपॉर्टेंट है, इसके साथ आपको सेकंड प्लेस थर्ड प्लेस भी मिलेगा, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना ही पढ़ना है। इसके साथ आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि वेटलैंड रिकॉग्नाइज भी किया गया है इंदौर और उदयपुर को, इंदौर और उदयपुर को एज अ वेटलैंड भी रिकॉग्नाइज किया गया है अंडर द राम सरोवर कन्वेंशन के अंतर्गत। तो अभी के बारे में बात करें, टोटल कितने राम सरोवर हो चुके हैं, यहाँ पे नहीं देख रखा हुआ है आई थिंक ना। तो टोटल अगर बात करें तो राम सरोवर साइड जो है 138-39 के आसपास हो चुके हैं, ठीक है। एक्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है डेटा, तो ये जो है मैं आपको पीडीएफ में पढ़ करके दे दूंगा कि अभी के टाइम पे ये दोनों ऐड होने के बाद कितने जो है राम सरोवर वेटलैंड्स हो चुके, वेटलैंड सिटीज़ हो चुके हैं। क्योंकि ये जो है एग्जाम में पूछा जाता है स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना, ठीक है। तो वो मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। और नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ मिलेगा टाइम 2025 किड ऑफ द ईयर का अवार्ड। ये टाइम्स यूएस मैगजीन के द्वारा दी जाती है। किसको दिया गया है, ये जो है दिया गया है तेजस्वी मनोज जी को दिया गया है। ये जो है 17 साल की लड़की, देख सकते हो। क्यों दिया गया है कि इसने जो है फाइट किया था ऑनलाइन स्कैम के लिए। जो भी एल्डरली पीपल है, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनको जो है स्कैम ना हो पाए, उसी के लिए जो है इन्होंने ऑनलाइन स्कैम ना हो पाए, उसी के लिए जो है इन्होंने स्टेप लिया गया था बहुत सारे, ठीक है। इसकी वजह से इनको रिकॉग्नाइज किया गया है, और इसकी वजह से इनको जो है किड ऑफ द ईयर का जो मैगजीन आता है टाइम्स का, उसमें इनका फ़ोटो आया गया है। इनका एक प्लेटफॉर्म भी है जो कि आपको एग्जाम के लिए याद रखना, जो कि टेस्टिंग फेज़ में है, और इसका नाम है सील सीनियर्स। तो ये जो है आपको प्लेटफॉर्म जो है अभी टेस्टिंग फेज़ में है, और इसको इनके द्वारा ही बनाया, क्योंकि एक तरह से कोडर भी है, ठीक है। इनके माँ बाप भी कोडर है और ये भी कोडर है, तो इनके द्वारा जो इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है। मोस्टली इस प्लेटफॉर्म का काम होगा एजुकेट करना, एम्पावर करना और सेफगार्ड करना एल्डरली पीपल को। ये इंस्पायर कब हुई वो भी आपको याद रखना है। इनके जो ग्रैंडफादर थे, इनके जो ग्रैंडफादर थे, इनके साथ जो स्कैम हो गया था $2000 का, और उसके बाद जो है इन्होंने सोचा कि जो भी सीनियर सिटीजन जिसके साथ ऑनलाइन स्कैम होता है, मैं उनको जो है बचाऊंगी समथिंग करके, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये लग गई, और उसकी वजह से जो है इनको रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। कहीं भी आपको जो है इनका एज 16 साल भी दिखेगा, और 16 साल जो था वो फरवरी 2024 में था, तब इनको जो है मोस्टली रिकॉग्नाइज किया गया था, तो वो भी आपको न्यूज़पेपर में दिखेगा। लेकिन अभी के टाइम पे एग्जैक्ट एज के बारे में बात करें तो 17 साल है जब इनको ये टाइम्स किड ऑफ द ईयर में जब इनको रिकॉग्नाइज किया है उसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर बढ़ते हैं। तो ये आपको मिलेगा एक्सरसाइज जापेट 2025, जिसमें इंडिया और फिर 22 डिफरेंट कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। ये एक तरह का मल्टीलेटरल एक्सरसाइज था जो कि रशिया में हो रहा था। इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट कौन किया था वो याद रखना आपको, कूनम रेजिमेंट जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। आई थिंक प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ। और इसके साथ आपको इंडियन आर्मी भी मिले, इंडियन आर्मी की तरफ से रेजिमेंट ये थे, उसके बाद इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स सब ने जो है पार्टिसिपेट किया था। मोस्टली जो है काउंटर टूरिज्म ऑपरेशन और फिर कन्वेक्शन वेलफेयर के लिए एक्सरसाइज हो रहा था रशिया में, ठीक है।
तो इंडिया, रशिया और 22 जो कंट्रीज है सारे मिलकर जो इस एक्सरसाइज को कर रहे थे। ठीक है, ये जो 22 देख रखा है इसमें रशिया भी इंक्लूड है, याद रखना। अब हम चलते हैं सेबी के न्यूज़ के ऊपर। सेबी का न्यूज़ कराने का लास्ट में मेरा मकसद यही था, क्योंकि ये थोड़ा न्यूज़ थोड़ा समझने लायक है। ठीक है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। बात करते हैं, कोई भी पर्सन है, ठीक है, कोई भी पर्सन ए है, अगर वो रियल इस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहे और उसको रियल इस्टेट खरीदना नहीं है, तो उसके पास ऑप्शंस रहते हैं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में पैसा लगाए या तो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में पैसा लगाए। अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इनका मोस्टली फोकस होता है जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे पैसे लगाने का, जैसे कि रोड, पावर, टेलीकॉम, यहाँ पे जो है पैसा लगाती है। और रियल इस्टेट की बात करें तो रियल इस्टेट प्रोजेक्ट में ये जो है पैसा लगाते हैं। ऑफिस, पार्क, मॉल, हॉस्टल्स, यहाँ पे जो है पैसा लगाने का इनका काम रहता है। नेक्स्ट हमें एक और वर्ड समझना है पूरा का पूरा न्यूज़ समझने पहले, वो आपको मिलेगा स्पेशल पर्पस वेहिकल क्या रहता है। स्पेशल पर्पस वेहिकल एक तरह का मिनी कंपनी रहती है जो कि सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए बनाया जाता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हो कि रिलायंस इंडस्ट्री ने जो है एक छोटी सी कंपनी बनाई है, मिनी कंपनी बनाई है SPV के साथ, जो कि मोस्टली काम करेंगी सिर्फ के सिर्फ जो प्रोजेक्ट है, रियल इस्टेट का कोई प्रोजेक्ट है, मान लेते हैं मुंबई में घर बनने वाला है वहाँ पे, उसके बाद वो कंपनी बंद हो जाएंगी। तो ये उसके बाद वो कंपनी बंद हो जाएगी या तो वो जो है दूसरी जो है प्रोजेक्ट लेंगी, लेकिन एक टाइम पे एक ही प्रोजेक्ट लेंगी। तो ऐसे कंपनीज को बोला जाता है SPV। ठीक है, उसके साथ आपको एक और वर्ड समझना है, वो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। ये कौन होते हैं? ये वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं और बड़े बड़े जो आपको प्रोफेशनल मिलेंगे जो कि फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं और वो जो है उनका जो है एक्सपर्टीज़ रहता है, ठीक है, मार्केट में, जैसे कि बैंक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गए। तो ये सारे इसके एग्जांपल हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के। ठीक है, अब हम न्यूज़ पढ़ते हैं, क्या न्यूज़ है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि सेबी ने कुछ रूल जो है चेंज किया गया है, जो भी NIV-IT या तो जो रियल इस्टेट है उसके लिए क्या क्या किया गया है। एक तो जो प्राइमरी मार्केट का जो लॉट साइज़ है वो पहले 1 करोड़ या तो 25 करोड़ रुपये था, वो डिपेंड करता है ऐसी साइट्स के ऊपर। ये पहले का रूल था, अभी नए रूल के हिसाब से 25 लाख रुपए रख दिया गया है। कुछ डिपेंड नहीं करता कि कितना जो है लॉट होना चाहिए, तो मिनिमम लॉट साइज जो है अभी के टाइम पे 25 लाख रुपए होना चाहिए। पहले 1 करोड़ रुपये भी होता था, 25 करोड़ रुपये भी होता था, और अभी के टाइम पे सिर्फ 25 लाख रुपये में जो है प्राइमरी मार्केट में जो है ये उतर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, प्राइमरी मार्केट का मतलब हो गया जब भी कभी सेबी के अंदर कौन आता है, NSE और BSE आती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये जब पहली बार जब निकालेंगी, जब भी ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए निकालेंगी, जो भी रिटेल का इन्वेस्टमेंट है इसके लिए, तो इसको जब पहली बार जो खरीदा जाएगा तो उस केस को बोला जाता है प्राइमरी मार्केट। तो यहाँ पे बड़े बड़े बैंक्स जो है खरीदते हैं, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जो स्मॉल इन्वेस्टर्स इनके ऊपर, तो उस चीज़ को बोला जाता है सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, तो जो प्राइमरी मार्केट है उसका लिमिट जो है 25 लाख रुपये रखा गया है। सेकेंडरी मार्केट लॉट का जो है पहले भी 25 लाख रुपये था और अभी भी 25 लाख रुपये ही रखा गया, अनचेंज रखा गया। तीसरा आपको मिलेगा होल्ड कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन रूल। होल्ड कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन रूल के बारे में बात करें तो इसके अंतर्गत पहले जो रूल था कि ये जो है 100% SPV इनफ्लो को डिस्पर्स करने का काम करेगा। और अच्छा, पहले क्या था कि पहले जो था वो 100% जो है SPV इनफ्लो के लिए जो है डिस्पर्स करता था, और अभी के टाइम पे जो है, देखो यार ये जो वर्ड्स है ना, ये जो है वर्ड्स, ये टेक्निकल वर्ड्स हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया आपके लिए सिंपल फॉर्म में करने के लिए, आपके लिए कुछ सिंपल वर्ड्स में जो है चीज़ें लिखी पड़ी है, आप यहाँ से चीज़ें समझ सकते हो। जैसे कि ये जो 100% जो है ये अलाउ करने के लिए ये लोग क्या करते थे, पहले क्या करते थे, जो भी होल्डिंग कंपनीज होती थी, होल्डिंग कंपनीज कौन होती है, होल्डिंग कंपनीज मैं आपको नीचे समझाता हूँ, ठीक है, और अच्छे से समझ आएगा। होल्डिंग कंपनीज कौन सी होती है, होल्डिंग कंपनी जो SPV 1 होता है या 2, जो भी ये इंडिविजुअल कंपनीज बनाई जाती है, इसके अंतर्गत ये जो रहती है इनको मिला के जो है होल्डिंग कंपनी बनती है। और होल्डिंग कंपनी और फिर जो ये आपको मिल रहा होगा REIT, इनके बीच में रहता है। ठीक है, और फिर बाद में जो है इन्वेस्टर को पैसा भेजा जाता है। तो जो होल्डिंग कंपनी रहती है ये लॉस में रहेंगी तब भी जो है इन्वेस्टर्स को जो है पैसा 100% पास कर देती थी। ठीक है, तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम हो जाती थी कि उनको वापस से किसी और से जो है पैसे बोरो करने पड़ते थे, और ये चीज़ ना हो उसी से नया रूल लाया गया है कि जो भी नेगेटिव कैश जो पड़े हैं उसको एडजस्ट करना पड़ेगा उसके खुद के लॉस के हिसाब से। ठीक है, उसको एज अ लॉस लेना पड़ेगा, और इन्वेस्टर को जो है जो नेट पॉजिटिव अमाउंट है वही देना
पड़ेगा, ना कि आप लॉस में हो तब भी इन्वेस्टर को पैसा दे रहे हो। ऐसा करने के लिए मना किया गया है सेबी के नए रूल के हिसाब से, ठीक है। और इसके बारे में पहले ही डिस्क्लोज करना पड़ेगा क्लियरली, जो होल्डिंग कंपनी इसको पहले डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन्वेस्टर को कि क्यों जो है इनका जो है पे आउट जो है वो रिड्यूस हुआ है, ठीक है। क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर्स जो हैं ये पैसे लगाएंगे रियल इस्टेट में, तो रियल इस्टेट में जब पैसे लगाएंगे तो इनको इन्वेस्टमेंट तो चाहिए होगा। लेकिन अगर बात करें कि अगर यही कंपनी जो होल्डिंग कंपनी है यही अगर लॉस में रहेंगी तो कैसे पैसा देंगी, तो ये एक मिनट यार ये कहाँ से आ गया, तो ये जब लॉस में रहती है तो भी ये जो है पहले इन्वेस्टर को पूरा का पूरा पैसा देती थी पे आउट के तौर पे, बट अब जो है अगर ये लॉस में रहेंगी तो इनको बताना पड़ेगा कि लॉस में, जिसकी वजह से इन्होंने पे आउट कम किया गया है इन्वेस्टर्स को लिए। तो ये नया रूल जो है इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें बताई गई है। यही से जो है हमारा वीडियो एंड होता है। मैं होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सेबी का न्यूज़ डेफिनेटली थोड़ा मुश्किल था, आप पीडीएफ के थ्रू पढ़ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। और नहीं समझ आएगा तो एक और बार जो है उसको पढ़ लेना, ठीक है, एक और वीडियो को रिवाइंड कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। और वीडियो ही पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना, ऐसी कंटेंट दे सकते हो चैनल। बाकी हम कल मिलते हैं नए सेशन के साथ। बाय।